Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shikshaalliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PID and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Supply Chain Resilience Initiative. तो हम जानेंगे Supply Chain Resilience Initiative के बारे में. In a move to counter China dominance of supply chain in the Indo-Pacific region, Trade Minister of India, Japan and Australia have formally launched the Supply Chain Resilience Initiative. तो किसने इसको लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों लॉन्च किया है? तो एक मूव के तौर पे काउंटर करने के लिए चाइना के डोमिनेंस को सप्लाई चेन के लिए इंडो पैसिफिक रीजन पे ट्रेड मिनिस्टर जो है भारत के, जापान और ऑस्ट्रेलिया के, इन तीनों ने फॉर्मली मिलकर लॉन्च किया है सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव को. ये है क्या? The Supply Chain Resilience Initiative aims to create a virtuous cycle of enhancing supply chain resilience with a view to eventually attaining strong, sustainable, balanced and inclusive growth in the region. जो सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव है, इसका मकसद है क्रिएट करना एक वर्चुअस साइकिल, इनहेंस करके सप्लाई चेन रेसिलेंस को, ताकि जो व्यू है इवेंचुअली अटेंड किया जा सके एक स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबली बैलेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ इस रीजन पे. Initially, SCRI will focus on sharing best practices on supply chain resilience and holding investment promotion event and buyer-seller matching event to provide opportunity for stakeholders to explore the possibility of diversification of their supply chain. इनिशियली जो सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव है, ये फोकस करेगा शेयर करने में बेस्ट प्रैक्टिसेस को सप्लाई चेन रेसिलेंस के लिए, और होल्ड करेगा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इवेंट को, बायर सेलर मैचिंग इवेंट को, ताकि प्रमोट किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके अपॉर्चुनिटी को स्टेक होल्डर के लिए, ताकि वो एक्सप्लोर करे नए नए पॉसिबिलिटी को, डाइवर्सिफिकेशन के लिए सप्लाई चेन्स का. पॉसिबल पॉलिसी मेजर्स अंडर द इनिशिएटिव में इंक्लूड, जो पॉसिबल पॉलिसी मेजर्स है जो कि इस इनिशिएटिव के अंदर इंक्लूड किया गया है. तो सपोर्टिंग द इनहेंस यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसमें सपोर्ट किया जाएगा इनहेंस यूटिलाइजेशन को डिजिटल टेक्नोलॉजी का. सपोर्टिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, सपोर्ट किया जाएगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफिकेशन के लिए. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? द सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना एमिड द लाइवलीहुड ऑफ रिकरिंग ऑफ सप्लाई चेन इन द इंडो पैसिफिक रीजन एमिड द कोविड-19 पेंडेमिक. जो सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव है, इसका मकसद है रिड्यूस करना जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, ध्यान में रखते हुए लाइवलीहुड को, रिसर्चिंग को सप्लाई चेन का इंडो पैसिफिक रीजन में कोविड-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखे. It seek to build upon the existing bilateral framework like the ASEAN-Japan Economic Resilience Action Plan and India-Japan Industrial Competitiveness Partnership and attract foreign direct investment in the region. इसका मकसद है तैयार करना एग्जिस्टिंग बायलेटरल फ्रेमवर्क को, जैसे कि एशियन जापान इकोनॉमिक रेसिलेंस एक्शन प्लान हो गया, इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिव पार्टनरशिप हो गया. तो इससे क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इस रीजन पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपोर्ट ऑन ट्रेंड इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर. तो हम जानेंगे जो रिपोर्ट है ट्रेंड का ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेकर, इसके बारे में. तो द स्टॉकहोम इंटरनेशनल ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट ऑन ट्रेंड इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2020. तो जो ट्रेंड इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, इसको कौन रिलीज करता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी जो है वो रिलीज करता है इस रिपोर्ट को, ट्रेंड इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर. तो इसका जो की फाइंडिंग हम इसको समझेंगे. द 5 बिगेस्ट स्पेंडर इन 2020 विच टुगेदर अकाउंटेड फॉर 62% ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर वेयर यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया, रशिया, यूके. जो 5 बिगेस्ट स्पेंडर है 2020 के, जो कि एक साथ अकाउंट करते हैं 62% ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर का, यानी ग्लोबली जो मिलिट्री में एक्सपेंडिचर हुआ है सिर्फ इन 5 कंट्री ने मिलकर 62% एक्सपेंडिचर किया है. आप सोच लीजिए कितना ह्यूज अमाउंट इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है. वो कंट्रीज कौन कौन से है? यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम. The world top military spenders saw their military spending go up compared to 2019 even during a pandemic year. जो वर्ल्ड के टॉप मिलिट्री स्पेंडर है वो देख रहे हैं कि उनका जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो बढ़ा है कंपेयर टू 2019 में, जबकि पेंडेमिक ईयर था उसके बावजूद. The US spent a total of $778 billion, China spent $252 billion and India's military expenditure was $72.9 billion. जो US है उसने स्पेंड किया है $778 बिलियन, जबकि चाइना ने $252 बिलियन और इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर था $72.9 बिलियन. इसके साथ इंडिया थर्ड पोजीशन में है ओवरऑल एक्सपेंडिचर पे ग्लोबल मिलिट्री में. In total, the global military expenditure rose to $1,981 billion last year, an increase of 2.6% in real terms from 2019. टोटली अगर हम देखें तो जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है, $1,981 बिलियन हो गया है लास्ट ईयर से, जो कि एक इंक्रीज है 2.6% का रियल टर्म में 2019 के कंपैरिजन में. तो हम जानेंगे सिपरी के बारे में. The Sweden-based SIPRI is an independent international institute dedicated to research into conflict, armament, arms control and disarmament.
ये स्वीडन बेस्ड सिपरी एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि डेडिकेटेड है रिसर्च करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट के ऊपर. It was established in 1966 on the basis of a decision by Swedish Parliament and received a substantial part of its funding in the form of an annual grant from the Swedish government. इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में डिसीजन के बाद स्वीडिश पार्लियामेंट के, और ये रिसीव करता है सब्सटेंशियल पार्ट इसके फंडिंग का एनुअल ग्रांट के तौर पे. किससे? तो स्वीडिश गवर्नमेंट से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाइडलाइंस फॉर टेन्योर ऑफ बैंक सीईओ एमडी. जो गाइडलाइंस आया है टेन्योर को लेकर बैंक के सीईओ और एमडीज के, हम इनके बारे में समझेंगे. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इश्यूड सर्टेन इंस्ट्रक्शन ऑन द गवर्नेंस फॉर बैंक. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इश्यू किया है कुछ इंस्ट्रक्शन को गवर्नेंस को लेकर बैंक का. As per the instruction from the central bank, the post of managing director and chief economic officer (MD) or whole-time director cannot be held by the same incumbent for more than 15 years. जो इंस्ट्रक्शन आया है सेंट्रल बैंक की तरफ से, उसके अनुसार जो पोस्ट होगा मैनेजिंग डायरेक्टर का, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर का और होल टाइम डायरेक्टर का, वो नहीं हेल्ड किया जाएगा सेम इनकम्बेंट के द्वारा मोर देन 15 ईयर्स के लिए. The individual will be eligible for reappointment as MD and COU or whole-time director in the same bank after a minimum gap of 3 years, subject to meeting other condition. जो इंडिविजुअल है उसको फिर से एलिजिबल हो सकते हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एमडी, सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर के पोस्ट में सेम बैंक का, लेकिन मिनिमम गैप होना चाहिए 3 साल का. यानी जो 15 साल का जो लिमिट लगाया गया है उसके बाद 3 साल का गैप होने के बाद ही वो फिर से हो सकते हैं अगर वो अदर कंडीशन को फुलफिल करेंगे देन ओनली. The upper age limit of MD and CEO and whole-time director in private bank would continue to be 70 years. जो upper age limit है MD, CEO या whole-time director का private bank के लिए वो same होगा 70 years. MD, CEO और WTD who is also a promoter of major shareholder cannot hold this post for more than 12 years except in extraordinary circumstances. और जो एमडी, सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर होंगे जो कि प्रमोटर होंगे या मेजर शेयर होल्डर होंगे वो नहीं होल्ड कर पाएंगे इस पोस्ट को मोर देन 12 ईयर्स से अधिक एक्सेप्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के. Banks are permitted to comply with this instruction dated by October 1st, 2021. अब बैंक को परमिट किया गया है कि वो कंप्लाई करेंगे इस इंस्ट्रक्शन को लेटेस्ट अक्टूबर 1st, 2021 से. एप्लीकेबिलिटी जो है इसका, दिस गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल फॉर बैंक इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, होली ओन सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंक. ये जो गाइडलाइंस है ये एप्लीकेबल होगा सारे बैंक में जिसमें प्राइवेट बैंक भी आएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आएंगे, होली ओन सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंक भी आएंगे. However, it added that circular is not applicable to foreign banks operating as branches in India. लेकिन इसमें एक कंडीशन ये कहा गया है कि ये जो सर्कुलर है ये नहीं एप्लीकेबल होगा वैसे फॉरेन बैंक में जो ऑपरेट कर रहे हैं अपने ब्रांचेस को इंडिया पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम. तो हम जानेंगे लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में. 14,491 hectare area of Union Territory of Andaman and Nicobar Island has become the first large contiguous territory to be conferred with organic certification under large area certification scheme. जो 14,491 हेक्टेयर एरिया है यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, वो पहला लार्ज कंटिग्यूअस टेरिटरी बन गया है जिसको कन्फर्ड किया गया है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अंडर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के. तो कौन सा एरिया बन गया है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का यूनियन टेरिटरी का जो एरिया वो बना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब हम जानेंगे लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अंडर इस फ्लैगशिप स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना हैड लॉन्च दिस यूनिक क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम टू हार्नेस दिस पोटेंशियल एरियाज. जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है अपने फ्लैगशिप स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत लॉन्च किया था इस यूनिक क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को, ताकि हार्नेस किया जा सके जो पोटेंशियल एरिया है उसके. अंडर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम each villages in the area is considered as one cluster or group. इस स्कीम के अंतर्गत हर एक विलेज जो है इस एरिया को उसको कंसीडर किया जाएगा एक क्लस्टर या ग्रुप के तौर पे. All farmers with their farmland and livestock need to be adhered to the standard requirement and on being verified get certified and must without the need to go under conversion period. और सारे फार्मर जिनका फार्मलैंड और लाइवस्टॉक जो होंगे इसके अंतर्गत वो एडहर करेंगे स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को और वेरीफाइड होने के बाद सर्टिफाई किए जाएंगे इन मास, बिना उनको जाना पड़ेगा अंडर कन्वर्सन पीरियड के, यानी मास में उनको सर्टिफाई कर दिया जाएगा. Certification is renewed on annual basis through annual verification by a process of peer appraisal as per the process of PGS India. जो सर्टिफिकेशन है इसको रिन्यू किया जाएगा एनुअल बेसिस में, एक एनुअल वेरिफिकेशन बाय प्रोसेस पीर अप्रेजल होगा जो प्रोसेस है PGS इंडिया का. उसके अनुसार क्या बेनिफिट है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोसेस का, तो हम इसके बेनिफिट को समझेंगे. एज पर द एस्टेब्लिशमेंट नॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम द एरिया हैविंग केमिकल इनपुट यूजेस हिस्ट्री आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए ट्रांजिशन पीरियड ऑफ मिनिमम 2 to 3 years टू क्वालिफाई एज ऑर्गेनिक.
जो इस्टेब्लिशमेंट नॉर्म है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम का, जो एरिया जिसका केमिकल इनपुट यूजेस हिस्ट्री होगा उसको जरूरत होगा कि वो ट्रांजेक्शन पीरियड रखे मिनिमम 2 से 3 इयर्स का क्वालिफाई होने के लिए ऑर्गेनिक मंथली तौर पे। During this period, farmer need to adopt standard organic agriculture practice and keep their farm under certification process. और इस समय में क्या होगा, जो फार्मर है उनको अडॉप्ट करना होगा स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और अपने फार्म को सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए तैयार करना होगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन सच फार्म कैन बी सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक आफ्टर 2 to 3 years. The certification process also required elaborate documentation and time-to-time verification by the certification authority. और सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद ये जो फार्म है उसको सर्टिफाई किया जाएगा ऑर्गेनिक के तौर पे 2 to 3 years में। ये जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है इसको इलाबोरेट डॉक्यूमेंटेशन और समय समय पे वेरिफिकेशन करना होगा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के द्वारा। Whereas under LSC requirement are simple and the area can be certified almost immediately. जबकि LSC रिक्वायरमेंट के अंतर्गत क्या है, ये काफी सिंपल है और एरिया को सर्टिफाई किया जा सकता है बहुत जल्दी, काफी कम समय पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट पायरोसोल। तो हम जानेंगे जो प्रोजेक्ट पायरोसोल है इसके बारे में। Pyrosol, the foundation stone of the integrated solar dryer and pyrolysis pilot plant was recently laid in Chennai. तो कहाँ पे रखा गया है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो फाउंडेशनल स्टोन है, जो नींव है इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर और पायरोलिसिस पायलट प्लांट का, उसको रिसेंटली इसका नींव रखा गया है चेन्नई में। द पायलट इज पार्ट ऑफ द इंडो जर्मन प्रोजेक्ट Pyrosol launched to transform urban organic waste into biochar and energy in smart city. ये जो पायलट है ये पार्ट है इंडो जर्मन प्रोजेक्ट पायरोसोल का, जिसको लॉन्च किया गया था ट्रांसफॉर्म करने के लिए अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोचार पे और एनर्जी के तौर पे स्मार्ट सिटीज के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है किस चीज के लिए है, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोचार में कन्वर्ट करने के लिए और एनर्जी जनरेट करने के लिए स्मार्ट सिटीज के लिए। इट वॉज अवॉर्डेड टू CSIR CLRI बाय द इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, और इसको अवार्ड किया गया CSIR CLRI के द्वारा इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। The project will ultimately lead to technology development for the joint processing of fibrous organic waste and sewage sludge of Indian smart city into hygienic and highly valuable biochar associated with energy recovery, carbon sequestration and environmental improvement. ये जो प्रोजेक्ट है ये अल्टीमेटली करेगा क्या, ये मदद करेगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, जॉइंट प्रोसेस करने में फाइब्रस ऑर्गेनिक वेस्ट का, सीवेज स्लज का इंडियन स्मार्ट सिटीज में, और हाइजेनिक और हाईली वैल्यूएबल बायोचार को जनरेट करेगा जो कि एसोसिएटेड होगा एनर्जी रिकवरी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट में लिए। Project Pyrosol. The project focus on managing and organizing collection, treatment and disposal system of urban waste in Indian smart city as well as in other urban center with an integrated and interactive approach. ये जो प्रोजेक्ट है ये फोकस कर रहा है मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल सिस्टम को अर्बन वेस्ट का इंडियन स्मार्ट सिटीज पे, साथ साथ अदर अर्बन सेंटर पे एक इंटीग्रेटेड और इंटरेक्टिव अप्रोच होगा इसका। इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, हम इसके बारे में भी समझेंगे। Established by Indian and Germany to facilitate Indo-German research and development networking with emphasis on industry participating applied research and technology development. जो इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है इसको स्टैब्लिश किया गया था इंडिया और जर्मनी के द्वारा ताकि फैसिलिटेट किया जा सके इंडो जर्मन रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेटवर्किंग को, जिसका फोकस होगा इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन के ऊपर, अप्लाइड रिसर्च के ऊपर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर। IGSTC through its flagship program 2+2 project catalyzes innovation centric research and development project by synergizing the strength of research and academic institution and public private industry from India and Germany. जो इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है वो अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम 2+2 प्रोजेक्ट के अंतर्गत कैटलाइज करेंगे इनोवेशन सेंट्रिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ताकि सिनर्जाइज किया जा सके जो स्ट्रेंथ है रिसर्च का, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्री का, इंडिया एंड जर्मनी का, ताकि उसको यूज किया जा सके बेहतर पर्पज के लिए। तो ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो 2+2 प्रोजेक्ट के अंतर्गत है इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.